मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ से PCMB पर फिर से मिल रहे हैं एक बार और अपने पुराने क्लास 10th ICSE सिलेबस के इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर के साथ। बच्चों, आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स को अटेंड ना किया हो तो आप पीछे के लेक्चर जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं से आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पीछे अगर इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक पीछे का पढ़ेंगे तो आपको उसमें से जो बेसिक टॉपिक है वो मिल जाएंगे, देन आपको इलेक्ट्रोलिसिस आगे का टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस चैनल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो सब सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। और आपको क्या है कि बस एक लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के, और आपकी जो सब्जेक्ट हैं इम्प्रूव होते हैं। तो हम लोग अपने चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस पे थे। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी कंपाउंड को ब्रेक करना ही इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक करना ही इलेक्ट्रोलिसिस है। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या क्या पढ़ा, उसके पहले हम लोगों ने कई कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा दिया था। इलेक्ट्रोलिसिस में जो भी थे टॉपिक, लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। आज हम लोग एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, ठीक। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशंस क्या है, इन एप्लीकेशंस पे भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस आपको करवाना है। अब कैसे करवाते हो इस चीज को हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 प्लस वाटर, यानी H2O है आपके पास प्लस H2SO4, इनका आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो, ठीक। अब इनका इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप करवाते हो तो कैसे करवाओगे इस चीज को देखते हैं। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेफर्ड बिकॉज इट इज नॉन वोलाटाइल। ये नॉन वोलाटाइल है, इसलिए हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ही प्रेफर करते हैं। व्हाइल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर वोलाटाइल। जो H2SO4 है ये आपका नॉन वोलाटाइल है, बाकी के जो दो एसिड है वो वोलाटाइल है। इसलिए एसिडिफिकेशन के लिए किसी भी वाटर को एसिडिफाइड करने के लिए हम लोग H2SO4 का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल होता है। इलेक्ट्रोड्स, अब अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो उस कंडीशन में आपको प्लैटिनम फॉइल्स यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं बाय कॉपर वायर्स टू द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, और बैटरी के दो टर्मिनल को जो जोड़ोगे आप वो कॉपर वायर से जोड़ोगे। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का आपको आयनाइजेशन कराना है। तो वाटर इज अ प्योर स्टेट कंसिस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड कैन फॉर्म आयंस व्हेन ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड is added. As dilute sulfuric acid catalyzes this ionization, hence electrolysis of acidified water is considered as example of catalyst. जैसे ही H2O में आप H2SO4 मिक्स करोगे तो ये तुरंत H3O प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो ये H3O प्लस है, इसको बेटा हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, ठीक। हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं। ये ऐसे ही इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो देखियो कैसे होता है, क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन चीजों पे आते हैं। तो जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या किया गया है, ऊपर से एसिडिफाइड वाटर फिल कर दिया गया, और जैसे तेजी से इसमें एक साइड कैथोड लगा दिया गया, एक साइड एनोड लगा दिए। कॉपर के वायर्स हैं जो कि मैंने बताया था, दोनों कॉपर के वायर को हम लोगों ने प्लेटिनम की फॉइल में, जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड था इसमें इसको हम लोगों ने रख दिया और एक कॉपर के इलेक्ट्रोड लगा दिए।
ऊपर से हमने एसिडिफाइड वाटर को जैसे ही डाला तो ये एसिडिफाइड वाटर तुरंत H2O में ब्रेक हो गया, H प्लस और OH माइनस में। ये H2SO4 OH प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक हुआ। H2O आपका ब्रेक हुआ H प्लस OH माइनस में। ये जो H2SO4 है ये आपका ब्रेक होता है 2H प्लस SO4 डबल माइनस, यहाँ ठीक। तो इस टाइप से ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया। अब जब ब्रेक हुआ तो आयंस कौन कौन से मिले हमको? आयंस हमको मिले H प्लस OH माइनस SO4 डबल माइनस आयन, ये 3 आयन मिले हैं। सॉल्यूशन में H प्लस OH माइनस SO4 डबल माइनस और H2, ठीक। ये सॉल्यूशन है। पार्टिकल से ये प्रेजेंट। रिएक्शन एट द कैथोड, हाइड्रोजन आयन वो तो आपको पता है कि कैटायंस यहाँ पे केवल एक ही है, H प्लस ही क्या है कैटायन, ठीक। तो हाइड्रोजन आयंस H प्लस बीइंग द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, H प्लस आयन केवल क्या है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड माइग्रेट टू द कैथोड, और वो किसकी तरफ कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा क्योंकि कैथोड की तरफ तो कैटायन जाएगा, और कैटायन तो सिर्फ एक है, वो कौन? H प्लस आयन है। सिंस द कैथोड इज अ रिजर्वर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, H प्लस आयन गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स अ न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम। H ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो न्यूट्रल H में कन्वर्ट हो गया। इधर हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल एंड दिस कम्स आउट हाइड्रोजन गैस, ये तुरंत गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 2H मॉलिक्यूल 2H एटम मिलके। अब एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? तो रिएक्शन एट द एनोड, एनोड पे SO4 डबल माइनस एंड OH माइनस बोथ माइग्रेट टू द एनोड, OH नेगेटिव बीइंग लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज डिस्चार्ज प्रेफरेंशियली। मैंने कहा था कि OH माइनस नीचे है, चूंकि हम जो लोग जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो ग्रेफाइट का कर रहे हैं, ग्रेफाइट कैसा होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, जिसकी वजह से OH माइनस को प्रेफरेंशियल किया जाएगा। OH माइनस लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू द एनोड एंड बिकम्स न्यूट्रल, OH माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन लूट किया और लूज करके OH में कन्वर्ट हो गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ OH फॉर्म्स वाटर विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, OH मिलके H2O और O, फिर एक O दूसरे O के साथ मिलके O2 बना दिया इसने। सिंस SO4 डबल नेगेटिव एंड माइग्रेट टू द एनोड, ये भी दौड़े माइग्रेट हुए किसकी तरफ? एनोड की तरफ। एंड H प्लस आयन हैव बीन डिस्चार्ज्ड, लेकिन H प्लस आयन तो डिस्चार्ज हो ही गया था। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद डिक्रीजेस एट कैथोड, और इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया क्योंकि H प्लस आयन पहले ही डिस्चार्ज हो गया था। एनोड पे OH माइनस आयन disturb the ion equilibrium of water and to maintain it and water ionizes, और इस तरह से water ionize हो गया। The excess of H plus ion thus produced and the SO4 ion present increases the concentration of sulfuric acid at the anode. Thus there is decrease in acidity of the cathode, increase in acidity at anode. तो increase हो जाती है anode पे acidity और decrease हो जाती है cathode पे acidity। तो इस तरह से ये हमारा वाटर का एसिडिफाइड वाटर का हमारा आयोनाइजेशन हो जाता है, डिसोसिएशन इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। आगे नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड तो मेरे बच्चों आपको पता है कि कॉपर इलेक्ट्रोड कैसा इलेक्ट्रोड है? ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और इसकी प्रेजेंस में तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि भैया क्या बनेगा, क्योंकि मैटर मैंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रोड कॉपर का है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो रिएक्शंस थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। वो अलग क्या होंगी उसको आपको देखना है। तो सबसे पहले कॉपर इलेक्ट्रोड की यूजिंग से करना, यानी ये जो ये पूरा आप देख रहे हो डायग्राम, इसमें ये कॉपर का है और ये भी कॉपर का, ये दोनों कॉपर के लगे हुए हैं और ये वायर से जुड़े हुए हैं। अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया गया है, कॉपर का ही कैथोड है और कॉपर का ही एनोड है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है।
acidified with traces of dilute sulfuric acid. This enhances the conductivity of the electrolyte. dilute sulfuric acid से इसको ट्रेस किया गया और जिससे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रोड कौन था? कैथोड पे भी कॉपर था, एनोड पे भी कॉपर था। ये दोनों के दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड ही थे, ये और ये दोनों ही कॉपर इलेक्ट्रोड थे। डिसोसिएशन किसका होता है? CuSO4 का Cu डबल प्लस SO4 डबल माइनस, H2O का हुआ तो H प्लस OH माइनस। आयंस प्रेजेंट, कौन कौन से आयन प्रेजेंट है? तो Cu डबल प्लस H प्लस SO4 डबल माइनस OH माइनस। कॉपर आयंस, हाइड्रोजन आयंस, सल्फेट आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, ये सारे के सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, रिएक्शन एट एनोड। अब आपको पता है एनोड पे क्या होगा भाई? एनोड पे तो एनायन मूव करेंगे और एनायन कौन से हैं? SO4 और OH माइनस आयन, दोनों एनायंस हैं। लेकिन मेरे बच्चों है क्या कि ये दोनों एनायंस मूव तो करेंगे, माइग्रेट तो करेंगे एनोड की तरफ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉपर का ही एनोड है, कॉपर का ही कैथोड है और सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का है। तो फिर तो मामला गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया मामला? कि भाई दोनों में कॉन्सेंट्रेशन देखा गया तो कॉपर आयन का ज्यादा था, और आपको सेकंड फैक्टर के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट, यानी एनोड और कैथोड। तो वही हुआ, एनोड पे रिएक्शन क्या हुई? कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और जैसे ही कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये हो गया Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, Cu ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और Cu डबल प्लस हो गया। पहला SO4 एंड OH माइनस आयन माइग्रेट टू एनोड, दोनों एनोड की तरफ माइग्रेट हुए, बट नीदर ऑफ देम आर डिस्चार्ज्ड, लेकिन उनमें से कोई भी डिस्चार्ज नहीं हुआ, ड्यू टू द नेचर ऑफ एनोड, इट मींस एक्टिव इलेक्ट्रोड। मैंने अभी भी बताया कॉपर एनोड इटसेल्फ आयनाइजेस टू गिव Cu डबल प्लस आयन, कॉपर loses electrons more easily than SO4 डबल माइनस एंड OH माइनस। जो ये कंसंट्रेशन ज्यादा है Cu डबल प्लस का, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जल्दी से वही लूज करेगा और एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो गया। अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे तो वैसे भी Cu डबल प्लस है, कैटायन होगा, और कैटायन तो इसमें H प्लस और Cu डबल प्लस है, तो चाहे आप सीरीज से देख लीजिए ना सीरीज से देखिए, तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे करेंगे तो Cu डबल प्लस ही आएगा। तो Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट होगा। कह नहीं रहा है कि बोथ Cu डबल प्लस एंड H प्लस आयन माइग्रेट टू द कैथोड, but Cu double plus ion discharge as neutral copper atoms by accepting electrons as it is lower in the series. Copper anode keep dissolving during the reaction as Cu double plus ions are formed, which will pass into the solution. ठीक, तो प्रोडक्ट एट कैथोड पिंक रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड, जो कैथोड पे बना वो पिंक रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो गया। नोट, the blue color of aqueous copper sulfate solution remains unchanged during its electrolysis due to copper electron। यानी जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है ब्लू कलर, वो अनचेंज्ड रहता है क्योंकि उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो इस तरह से हमारा ये जो हुआ कॉपर इलेक्ट्रोड का की प्रेजेंस में कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, आपने एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा। तो ये टोटल 4 इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक थे हमारे, 4 इलेक्ट्रोलिसिस थे। कौन कौन से थे? हमने आपको बताया लेड ब्रोमाइड का, कॉपर सल्फेट का बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, और लास्ट में मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस की कुछ एप्लीकेशंस आती हैं। एप्लीकेशंस में क्या क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस हैज सेवरल टेक्निक्स एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और बहुत सारे इसके कमर्शियल एप्लीकेशंस होते हैं। These are as follows: इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल्स। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप देखते क्या हो कि कोरोजन हो जाता है,
मेटल्स पे कोरोजन होता है। तो उस मेटल्स पे कोरोजन ना हो, उस कोरोजन को रोकने के लिए उनके ऊपर एक और लेयर की प्लेटिंग करा दी जाती है। ठीक, उनके ऊपर एक और लेयर की प्लेटिंग करा दी जाती है। उस प्लेटिंग को ही हम लोग एक तरह से उनके एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को डिपॉजिट करने के प्रोसेस को ही हम लोग एक तरह से प्लेटिंग बोलते हैं। अगर ये प्लेटिंग, ये कोटिंग जो कोट किया जा रहा है, लाइक पेंट किया जा रहा है, ग्रीस चढ़ाया जा रहा है, ऑयलिंग की जा रही है, तो ये अगर कोटिंग मेटल्स के थ्रू होती है, मेटल्स के थ्रू होती है तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल्स बोलते हैं। जैसे जिंक की कराओगे तो गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, टिन से कराओगे तो उसको टिनिंग बोलते हैं। ठीक, तो ये मेटल को मेटल के ऊपर कोडिंग करने के प्रोसेस होते हैं, फिनोमेना होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल्स। दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करवाना है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? ठीक, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ थिन फिल्म of a metal like gold, silver, nickel, chromium, etc. gets deposited on another metallic article with the help of electricity. कह रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि गोल्ड, सिल्वर या निकल या क्रोमियम के ऊपर एक और मेटल का आर्टिकल डिपॉजिट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। जैसे मेरे बच्चों आप क्या देखते हो कि सेफ होती है, अलमारी जिसको आप तो वो तो आयरन की होती है, आयरन आर्टिकल है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग एक ग्रे कलर की एक लेयर चढ़ा देते हैं। ग्रे कलर की लेयर है, ग्रीन कलर की है, हल्की ग्रीनिश कलर की है। ठीक, तो इस टाइप की कलर उस पर कर देते हैं। तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब यही है कि उसके ऊपर एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर कर दी गई। ठीक, तो यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ठीक है, जैसे कई जगह पे सिल्वर की फॉइल प्लेटिंग कर देते हैं, कई जगह गोल्ड की कर देते हैं, कई जगह क्रोमियम की कर देते हैं। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ठीक, अब रीजन क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का? तो भैया आपको बता दें कि रीजन तो दो ही है ना, मैंने पहले भी बता दिया। पहली बात तो प्रिवेंटिंग फ्रॉम रस्ट, कोरोजन। पहला पॉइंट तो मैटर तो यही है कि कोरोजन से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए इस प्रोसेस को हम करते हैं। किसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरा डेकोरेशन पर्पस। एक पर्पस हमारा डेकोरेशन होता है। ठीक, अब जैसे आयरन आर्टिकल है तो आयरन आर्टिकल पे क्या करते हैं हम? जिंक का कर देते हैं। अगर जिंक की प्लेटिंग कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेकोरेशन पर्पसेस, फॉर एग्जांपल ब्रास ऑब्जेक्ट्स आर फ्रीक्वेंटली प्लेटेड विद सिल्वर टू गिव देम शाइनिंग अपीयरेंस एंड ब्यूटी ऑफ द सिल्वर आर्टिकल, एक्सपेंसिव लुक। जो ब्रास के ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे हम लोग सिल्वर का प्लेटिंग कर देते हैं, क्योंकि सिल्वर की प्लेटिंग कर देने पे उनकी जो लुक है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, बड़ा अच्छा लगने लगता है, इसलिए उस पे हम लोग सिल्वर आर्टिकल्स कर देते हैं प्लेटिंग। अगला है द प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग एंड कोरोजन। कोरोजन और रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जैसे आयरन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट आर ऑफन इलेक्ट्रोप्लेटेड विद निकल और क्रोमियम और जिंक टू प्रोटेक्ट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम रस्टिंग। तो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रीजन हैं। ठीक, अब अगला क्या हो सकता है भैया? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं, किस पे करते हैं, रीजन क्या है? रीजन तो बता दिए, कंडीशन क्या है और कंडीशन के साथ उन कंडीशंस के रीजंस क्या है, इस पे भी हम बात कर रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा रीजन और उनके, कह रहा कि द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज प्लेस कैथोड। जिसकी भी प्लेटिंग आपको करनी है
अगर आपको आयरन की प्लेटिंग करनी है, आयरन पे प्लेटिंग करनी है, तो आयरन आपको कैथोड बनाना पड़ेगा। ठीक, आयरन को आपको कैथोड रखना ही पड़ेगा। रीजन क्या है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस द मेटल इज ऑलवेज डिपॉजिटेड एट द कैथोड बाय गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो मेटल होगी वो परमानेंट किस पे डिपॉजिट होती है? कैथोड पे डिपॉजिट। सेकेंड पॉइंट, द मेटल टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल इज ऑलवेज मेड द एनोड। जिस मेटल से आपको प्लेटिंग करवानी है, जैसे आपको लोहे के आइटम पे सिल्वर की प्लेटिंग करानी है, तो सिल्वर को आपको एनोड बनाना पड़ेगा, ठीक, और आयरन को आपको कैथोड बनाना पड़ेगा। जस्ट अपोजिट है, द मेटल एनोड continuously dissolves as ions in solution and is sought to be replaced periodically. Next है, the electrolyte must contain ions of the metal which is to be plated on the article. जो भी मेटल का आप प्लेटिंग करवा रहे हो उसको आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आयनिक फॉर्म में नहीं होगी तो वो कैथोड पे डिपॉजिट नहीं होगी, इसलिए उसको आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? रीजन देखिए दे रहा है, कहता इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स इनटू आयंस ऑफ द मेटल व्हिच माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड एंड आर डिपॉजिटेड एज न्यूट्रल मेटालिक एटम्स ऑन द कैथोड। क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में नहीं होगी, आयोनिक फॉर्म में नहीं होगी, तो एनोड और कैथोड पे जाके जहां मेटल को डिपॉजिट होना है वहां नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अ लो करंट फॉर अ लॉन्गर टाइम शुड बी यूज्ड। बहुत लंबे समय तक जो है ये कह रहा है कि लो करंट यूज करना पड़ता है। लो करंट क्यों यूज करेंगे? क्योंकि अगर आप हाई करंट यूज कर लोगे लगातार बैक टू बैक, अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट यूज कर रहे हो तो अनइवन डिपोजिशन होने लगेगा, जो डिपोजिशन है वो अच्छे से नहीं होगा। तो अनइवन डिपोजिशन ना हो इसलिए लो करंट ही यूज करेंगे, यानी हायर करंट कॉजेज अनइवन डिपोजिशन ऑफ द मेटल, लॉन्गर टाइम एंड लो करंट इनिशिएट्स अ थिकर यूनिफॉर्म डिपोजिशन। मोटे उस पे डिपॉजिट होगा जाके। आगे कह रहा है अ डायरेक्ट करंट एंड नॉट एसी करंट शुड बी यूज्ड। आप डायरेक्ट करंट ही यूज करोगे, डीसी यूज करोगे, एसी का यूज नहीं करोगे। अल्टरनेटिंग करंट यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट कॉजेज डिस्चार्ज एंड आयनाइजेशन टू अल्टरनेट एट द कैथोड, thus giving no effective change। किसी भी तरह का कोई भी इफेक्टिव चेंजेस नहीं होते। तो इस तरह से ये आपकी कंडीशंस हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, कि किस टाइप से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, कैसे करनी है, ये चीजें थी। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं जिनका कि हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं। जैसे हम लोग आयरन आर्टिकल पे सिल्वर की कराएंगे, ब्रास आर्टिकल पे सिल्वर की कराएंगे। अब नाम लिया है ब्रास का कि ब्रास आर्टिकल पे सिल्वर की प्लेटिंग करानी है, या आयरन के आर्टिकल पे निकल की प्लेटिंग करानी है। तो ये दो एग्जांपल तो हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए पहला एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विद सिल्वर। किसी आर्टिकल की हम लोग किस पे, सिल्वर की हेल्प से, सिल्वर की उस पे प्लेटिंग हम लोग करवाने वाले हैं। तो कह रहा इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट डिपॉजिट ऑफ सिल्वर ऑन एन आर्टिकल से ब्रास स्पून, एंड कह रहा है कि एक ब्रास स्पून ले लेते हैं, एंड द स्पून इज फर्स्ट क्लीन्ड एंड देन इट इज वॉश्ड इन अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। इस स्पून को सबसे पहले साफ कर लेते हैं, कास्टिक सोडा से धुल लेते हैं, फॉलोड बाय डाइल्यूट HCl, और उसको डाइल्यूट HCl और फिर वाटर से उसकी सफाई कर लेते हैं। इट इज नाउ thoroughly washed with a detergent and several times with distilled water। उसको डिटर्जेंट से कई बार धुल लेते हैं, फिर उसको डिस्टिल्ड वाटर से साफ कर लेते हैं। The spoon is then dried and made the cathode, और उस स्पून को हम लोग क्या बना देते हैं, कैथोड बना देते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है। ठीक, ये आपका स्पून है। ठीक,
ये आपने ब्रास स्पून ले लिया। इधर ये आपका जो है प्योर सिल्वर का हमने एनोड लगा, ब्लॉक ऑफ प्योर सिल्वर, ठीक। ये ऊपर पैड। ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड NaAgCl का होल्डर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मिक्सचर लिया है। अब इसकी जगह पे और किसी सॉल्ट का क्यों नहीं लिया गया, AgNO3 क्यों नहीं लिया गया, तो ये सारी चीजें अभी हम इसके बाद बताते हैं, ठीक। तो क्यों नहीं लिया गया और इस पर भी बात करेंगे अभी। उसके पहले हम लोग एक बार जरा इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही होगी, ठीक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या था हमारे पास, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड और पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, ठीक। तो सोडियम सिल्वर साइनाइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सोडियम साइनाइड टू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट until the precipitate formed had just dissolved। सिल्वर नाइट्रेट को डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, लेकिन कुछ कारणों से नहीं किया। इस चीज पे हम लोग बात करेंगे अभी। NaCl मिलाया तो AgCN बना, फिर AgCN और NaCN को मिलाया तो ये आपका सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बन गया। जैसे ही इसका डिसोसिएशन कराया NaAgCN का होल ट्वाइस तो Na+Ag+ और 2Cn माइनस, H2O का करवाया तो H+ और OH-। इस तरह से ये अपने आयंस में ब्रेक हुआ, इनका डिसोसिएशन हो गया। अब कह रहा है कैथोड आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ड्यूली क्लीन्ड, हमने उसको क्लीन कर दिया था पूरा। और कैथोड पे आपको पता ही है, कैथोड पे Na+ और Ag+ दोनों होंगे, तो कैथोड पे तो कैटायन जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी तो उस पे हमारा Ag+ सीरीज में नीचे था, इसलिए Ag+ सीरीज में नीचे था, इसलिए पहले डिस्चार्ज हो गया, तो Ag डिस्चार्ज। एनोड पे प्योर ऑफ Ag क्लीन सिल्वर गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि आपने देखा था कि उसमें जो एनोड था वो सिल्वर का था, ठीक। और धीरे धीरे ये Ag+ जाके कहाँ डिपॉजिट होने लगा, कैथोड पे। तो नेगेटिव आयंस Cn नेगेटिव एंड OH- एंड माइग्रेट टू द एनोड, ये भाग एनोड की तरफ गए, बट नन ऑफ देम आर डिस्चार्ज। इंस्टेड the atoms of anode lose electrons and pass into the solution as silver ions. Due to the nature of anode active electrode, silver ions are attracted to the brass spoon। कह रहा है कि Cn- भी था हमारे पास और OH- भी था, ये दोनों हमारे पास कौन थे, एनायन थे। लेकिन उसके बावजूद ये गया एनोड, क्यों, उसका रीजन था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड था, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, इसलिए वो पहले डिस्चार्ज हो गया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए और उन इलेक्ट्रॉन को कैथोड में जो Ag+ था उसने गेन किया और Ag में कन्वर्ट हो गया, और धीरे धीरे जाके ये ब्रास स्पून के ऊपर डिपॉजिट होने लगा, ठीक। धीरे धीरे जाके ये ब्रास स्पून के ऊपर डिपॉजिट होने लगा। तो इस तरह से ब्रास स्पून के ऊपर सिल्वर के एक कोटिंग होने लगी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल। निकल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होगी, कह रहा है कि अब इसके लिए अगर हम लोग करेंगे तो आयरन का आर्टिकल होगा, उस पे हम लोग को निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी। आयरन गेट्स इजीली रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब इसको अगर आप एयर में एक्सपोज कर दो तो बहुत जल्दी ये क्या होने लगता है, रस्टेड होने लगता है, इस पे रस्टिंग होने लगती है। इफ आयरन आर्टिकल आर कोटेड विद अ मेटल निकल, टिन और जिंक, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। लेकिन अगर आप इस पे, इस मेटल पे, निकल के मेटल पे अगर आप किसी भी तरह का, अगर आयरन आर्टिकल पे कोई भी मेटल की लेपिंग मतलब वो प्लेटिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो वो रस्टिंग नहीं होती, ठीक। तो वही वो बोल रहा है कि हम इस आयरन आर्टिकल पे हम लोग करेंगे निकल की प्लेटिंग, जिंक की गैल्वेनाइजेशन, टिन की टिनिंग, तो हम लोग करने जा रहे हैं निकल की। ये आपका, ठीक, आर्टिकल, आयरन आर्टिकल है, और ये आपका निकल का ब्लॉक है, ठीक।
तो अब इसी पे हमको इस निकल के पार्टिकल्स का डिपोजिशन करवाना है। बाकी अपना इस लगा दिया पूरा इंस्ट्रूमेंट। इफ निकल प्लेटिंग इज टू बी डन, आयरन आर्टिकल टू बी कोटेड इज मेड ऑफ कैथोड। ठीक, आयरन आर्टिकल का कैथोड बनाते हैं। प्योर निकल प्लेट इज मेड द एनोड, और प्योर आयरन जो ये इसको हमने एनोड बना दिया। एंड अ सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट, और ये जो सॉल्यूशन फिल कर दिया गया निकल सल्फेट का फिल कर दिया, कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन, और इसमें कुछ H2SO4 सॉल्यूशन भी मिला दिया गया। यानी इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट यानी H2SO4 और NiSO4, डाइल्यूट H2SO4 प्लस निकल सल्फेट का मैटर ले लिया गया। ठीक, अब इसका हम लोग क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। जैसे इसके रिएक्शन कैसे होंगे आइए देखते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो NiSO4 टूट गया Ni डबल प्लस SO4 डबल माइनस में, H2O आपका टूट गया H प्लस और OH माइनस। आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टिपिकली क्लीन ब्लॉक ऑफ प्योर निकल मेटल। कैथोड पे यही निकल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और निकल डिपॉजिट हो जाएगा जाके कैथोड। उसी जगह अगर कैथोड की हम लोग बात करें, कैथोड यही निकल चूंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो ये अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स लूज करके जैसे ही कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन सॉरी एनोड पे, जैसे ही एनोड पे ये आपका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये एनोड ऑक्सीडेशन हुआ, निकल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड में निकल के थ्रू गेन किया गया और निकल जाके आयरन ब्लॉक पे डिपॉजिट होने लगा। तो इस तरह से आयरन आर्टिकल पे निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है, और निकल की इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आगे का निकल्स आर डिस्चार्ज एट द कैथोड एज न्यूट्रल निकल एटम्स बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेफरेंस ऑफ H प्लस आयन। Ni से इलेक्ट्रॉन निकल गया Ni डबल प्लस, SO4 एंड OH माइनस आयन बोथ माइग्रेट टू द एनोड, दोनों माइग्रेट हुए एनोड की तरफ, बट नीदर आर डिस्चार्ज्ड ड्यू टू द नेचर ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड। अभी भी बार-बार आपको एक बात बताई जा रही है कि सिर्फ किस वजह से हो रहा है, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। द निकल एनोड लॉसेस इलेक्ट्रॉन टू गिव Ni डबल प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन। आगे बोलता है आर्टिकल टू बी प्लेटेड इज ऑलवेज केप्ट एट द एनोड। यही हमारा मेन बेसिक फंडा है कि जिसका भी आपको प्लेटिंग करानी है उसको हमेशा आप किस पे रखोगे, कैथोड पे रखोगे। द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। जिस भी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको अगर निकल की करानी है तो निकल मेटल के साथ साथ आपको निकल का सॉल्यूशन निकल सल्फेट लेना पड़ेगा। सिल्वर की कराई थी तो आपको सिल्वर का सॉल्यूशन AgCN प्लस NaCN लेना पड़ेगा। अब बार-बार आपके बात दिमाग में आ रही होगी कि जैसे निकल का निकल सल्फेट लिया तो सिल्वर का ऐसा क्यों नहीं लिया गया, तो इसका भी आंसर मैं दूंगा। द एनोड इज मेड ऑफ स्ट्रिप ऑफ मेटल टू बी प्लेटेड। एनोड हमेशा उसी मेटल का बनाते हैं जिसकी प्लेटिंग करनी है, ठीक। और कैथोड किसका बनाते हैं, उसका जिस पे प्लेटिंग होती है। जैसे हमें ब्रास स्पून था तो ब्रास स्पून पे हमें सिल्वर की कोडिंग करानी थी, तो ब्रास स्पून का हमने क्या किया, ब्रास स्पून को हमने कैथोड बनाया, ठीक। और जो एनोड था वो किसका बनाया हमने, सिल्वर का बनाया, ठीक। तो मैं क्या कह रहा था कि हम सपोज करें अगर हम सिल्वर का अगर हमें प्लेटिंग करानी है तो सिल्वर की प्लेटिंग कराते समय हम लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्यों नहीं यूज किए। यहाँ पे हमने क्यों ही कॉपर का मतलब एक तरह से सिल्वर साइनाइड और सोडियम साइनाइड का मिक्सचर यूज किया। तो इफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ डबल साइनाइड ऑफ सोडियम एंड सिल्वर, क्यों नहीं यूज किया। अगर सिल्वर नाइट्रेट इनकी जगह पे डायरेक्ट सिल्वर नाइट्रेट यूज करें तो क्या होगा,
तो कह रहा है कि द डिपोजिशन ऑफ सिल्वर विल बी वेरी फास्ट एंड हेंस नॉट वेरी स्मूथ एंड यूनिफॉर्म। तो कह रहा है कि जो डिपोजिशन होगा सिल्वर का आयरन पे, सॉरी ब्रास पे, वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा, ठीक। इसलिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का यूज नहीं करेंगे, किसके प्लेस पे, AgCN और NaCN के प्लेस पे, ठीक। तो ये हमारे पास द स्पून इज टेकन आउट ऑफ बाथ रिपीटली वॉश सेवरल टाइम्स एंड वाटर, ये तो आपको हमने बता ही दिया, कई बार इसको धुल लेते हैं। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग थी जो कि हमने अब आपको कराई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हमने यहाँ पे बात की। भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए दो हमने आपको निकल की कोडिंग कराई आयरन आर्टिकल पे, सिल्वर की कोडिंग कराई ब्रास पे, ब्रास स्पून पे। अब दूसरा एप्लीकेशन है हमारा रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग किसी मेटल की होनी है। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी में चूंकि मेटल्स बहुत सारी होती है तो हमें रिफाइनिंग भी करनी होती है। रिफाइनिंग के लिए जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आई, हमें कॉपर मेटल की रिफाइनिंग करनी है, मेटलर्जी से हमको कॉपर मेटल मिली। अगर यहीं पे हमारे पास कोई एक्टिव मेटल होती तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर मेटल है ये मॉडरेट रिएक्टिव है। इस मेटल को रिफाइन करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस यूज करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच मेटल्स कंटेनिंग इम्प्योरिटीज आर प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिकली टू गिव अ प्योर मेटल। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल्स में जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम लोग पूरी तरह से प्यूरिफाइड करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की रिफाइनिंग कैसे होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट यूज ऑफ कॉपर इज इन द फॉर्म ऑफ वायर। हम लोग वायर के फॉर्म में कॉपर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक। फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में हम लोग कॉपर के ही वायर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, दीज आर द गुड कंडक्टर, वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इनका यूज हम लोग करते हैं। फॉर दिस कॉपर मस्ट बी absolutely pure because very small amount of impurities reduce its conductivity to a great extent। इसमें बहुत ही जो impurities होती है बहुत कम उसकी conductivity को reduce कर पाती है। अब इसमें हम लोग कैसे इस पे कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं, तो इस फिगर को थोड़ा सा जूम करके बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने ये थोड़ा सा मोटा ब्लॉक है और ये थोड़ा सा पतला ब्लॉक है, ठीक। इस तरह से ये हमने यहाँ पे ले लिया। ये जो मोटा ब्लॉक है इसको हमने क्या किया, एनोड कंसीडर कर लिया है, ठीक। एनोड कंसीडर कर लिया। एनोड कंसीडर कर लिया और ये जो पतला वाला ब्लॉक है इसको हमने कैथोड कंसीडर कर लिया है। ये कौन है हमारा? एनोड। इसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन भरा है वो कॉपर सल्फेट का है। ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हो ये अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अंदर फिल कर दिया है, ठीक। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, कहने का ये कि थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर एंड स्लैब्स ऑफ इम्प्योर कॉपर, जो पतली वाली है वो प्योर कॉपर है, वो कैथोड है, और जो मोटी वाली है वो आपकी इम्प्योर कॉपर है, वो हमारी एनोड है। तो जैसे व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे ही आप इन इलेक्ट्रोड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, कह रहा है कि सॉल्यूशंस आर अट्रैक्टेड टू द कैथोड वेयर दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द प्योर कैथोड। तुरंत का तुरंत वो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उनको गेन करके न्यूट्रल हो जाएगा, और ये कॉपर एनोड पे अपने इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu डबल प्लस आयन, these copper ions migrate to the cathode in the form of
procession, and after gaining electrons from it get deposited on the cathode, and net result is that gradually impure slabs of copper get finished and thin strip of pure copper become thicker and thicker, ज्यादा से ज्यादा मोटी होती जाएगी, and copper deposited on the cathode is 99.9% pure. After the electrolysis is over, these strips are melted and transformed into desired shape. जैसा चाहो उसमें हम लोग कर सकते हैं. Some impurities get dissolved in the acid, while other, namely silver and gold, which are insoluble, get collected near the anode mud. Impurities जो होती हैं वो सारी की सारी एनोड मड पे कलेक्ट हो जाती हैं, और इस तरह से इस मेथड से, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम लोग जिंक, लेड, मरकरी, सिल्वर और कॉपर की रिफाइनिंग कर सकते हैं. कॉपर का प्यूरिफिकेशन हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं. तो इस तरह से इस आज के टॉपिक पे पूरी हमने जो बात की वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोमेटलर्जी की बात की है. और यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, और आज इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हुई. तो ये चैप्टर हमारा जो मेन लेक्चर्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, सारे के सारे फिनिश हो चुके हैं. आगे हमें इलेक्ट्रोमेटलर्जी पे बात करनी, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा मेटलर्जी होगा. लेकिन उसके पहले कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस हम आपको करा दें. तो इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा. बस आपको पीछे के लेक्चर्स देखने होंगे. अगर आप पीछे के लेक्चर्स देख लेते हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं, तो आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा. तो बने रहिएगा हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल ये साउथ सिटी पीसीबी पर ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.